हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि सपोज करो हमारे पास 3 सिस्टम है। कितने सिस्टम है? 3 सिस्टम्स। ये एक सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम है और ये तीसरा सिस्टम। 3 सिस्टम से इस सिस्टम को मैंने नाम दे दिया ए, इस सिस्टम को नाम दे दिया बी, और ये जो थर्ड सिस्टम इसको क्या नाम दे दिया? सी। इन सिस्टम्स को हमने क्या किया है, इस सिस्टम ए और सी के बीच में और बी और सी के बीच में हमने लगा दी है एक कंडक्टिंग वॉल। इनके बीच में हमने क्या लगा दी है? कंडक्टिंग वॉल। और जो सिस्टम ए और बी है, इस सिस्टम ए और बी के बीच में हमने लगा दी है एडियाबैटिक वॉल। कैसे वॉल लगाई है? एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल मतलब जो ये वाली वॉल है, ये वॉल ए से बी में या बी से ए में हीट का ट्रांसफर नहीं होने देगा। और कंडक्टिंग वॉल का मतलब क्या है कि ये जो वॉल है ये ए से सी में और सी से ए में हीट का ट्रांसफर होने देगा। ये कंडक्टिंग वॉल की वजह से बी से सी में और सी से बी में हीट का ट्रांसफर होते रहेगा। और इसके सराउंडिंग भी हमने क्या लगा दी है? सारी जगह पर ये एडियाबैटिक वॉल हमने लगा दी है। एडियाबैटिक वॉल इसलिए लगा दी, ये सराउंडिंग से भी किसी भी टाइप से हीट का ट्रांसफर ना कर सके। तो हमारे पास टोटल कितने सिस्टम्स है? 3 सिस्टम्स, ए, बी एंड सी। हमने क्या किया है, इन तीनों सिस्टम को इसके जो सराउंडिंग है उसे एडियाबैटिक वॉल से आइसोलेट कर दिया है। मतलब इन तीनों सिस्टम से सराउंडिंग में ना तो कुछ हीट जाएगी, ना तो सराउंडिंग से कोई हीट इनके अंदर आएगी। ए और सी के बीच में कंडक्टिंग वॉल लगाएंगे, मतलब ए और सी के बीच में हीट का ट्रांसफर हो सकता है। बी और सी के बीच में भी कंडक्टिंग वॉल लगाई, मतलब बी और सी के बीच में भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है। और ए और बी के बीच में कौन सी वॉल लगाई है? एडियाबैटिक वॉल, मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल, मतलब ए से बी में या बी से ए में कोई भी हीट नहीं जाएगी। तो अब यहाँ से सपोज करो इनिशियली ए का जो ए के अंदर कोई गैस भरी है या जो भी सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम है VA और उसका जो प्रेशर है वो कितना है? PA। प्रेशर कितना है? PA। सी के अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना है? VC और प्रेशर कितना है? PC। बी के अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम है VB और प्रेशर कितना है? PB। कितना क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफर हो सकता है, तो इन दोनों में क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा। हीट का ट्रांसफर होगा तो इनका वॉल्यूम क्या होंगे? चेंज होंगे, प्रेशर क्या होंगे? चेंज होंगे। तो V और A का प्रेशर, V का प्रेशर, C का प्रेशर चेंज होगा, A का प्रेशर चेंज होगा, B का प्रेशर चेंज होगा। तो ये दोनों में हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा कि जब तक A और C दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। कि A से C में या C से A में हीट का ट्रांसफर कब तक होगा? तब तक होगा जब तक कि A और C दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। सिमिलरली C से B में या B से C में हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा कि जब तक दोनों C और B दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। तो हीट का ट्रांसफर होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, इनका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता रहेगा। तो A का प्रेशर वॉल्यूम चेंज होकर हो गया VA डैश, प्रेशर चेंज होकर हो गया PA डैश। सिमिलरली C का वॉल्यूम चेंज होकर हो गया VC डैश, प्रेशर चेंज होकर हो गया PC डैश। बी का वॉल्यूम चेंज होकर हो गया VB डैश, प्रेशर चेंज होकर हो गया PB डैश। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि C से A में या A से C में हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। हीट का ट्रांसफर होना बंद हो गया मतलब अब इनके वॉल्यूम और प्रेशर चेंज नहीं होंगे। वॉल्यूम प्रेशर चेंज नहीं होंगे मतलब A और C दोनों एक दूसरे के साथ किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। सिमिलरली C से हीट, एक टाइम ऐसा आएगा कि C से B में या B से C में हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। हीट का ट्रांसफर होना बंद हुआ तो इनके वॉल्यूम और प्रेशर भी चेंज होना बंद हो जाएंगे। तो वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होना अगर बंद हो गए तो हम बोलेंगे कि B और C भी एक दूसरे के साथ किसमें आ गए? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। अब हमने क्या किया? हमने कहा कि ये दोनों सेपरेटली
एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए का बी से कोई लेना देना नहीं है। बी और सी दोनों सेपरेटली एक दूसरे के साथ इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी का ए से कोई लेना देना नहीं है। ए को किससे मतलब है, सी से, बी को किससे मतलब है, सी से। ए और बी का आपस में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ। अब हम क्या करें, फिर से हमारा सिस्टम तो वही है कि ये जो हमारी सराउंडिंग वॉल है, तो कौन सी वॉल है, एडियाबेटिक वॉल, मतलब सराउंडिंग से तो ये कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा कौन सा सिस्टम है, सिस्टम सी। यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर एक वॉल है, ये कौन सा सिस्टम है, ए। यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, बी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो कंडक्टिंग वॉल थी उस कंडक्टिंग वॉल को हटाया और यहाँ पर कौन सी वॉल लगा दी, एडियाबेटिक वॉल। यहाँ पर जो एडियाबेटिक वॉल थी इसको हटाया और यहाँ पर कौन सी वॉल लगा दी, कंडक्टिंग वॉल। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होना चाहिए कि कंडक्टिंग वॉल है, मतलब अब यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, ए से बी में या बी से ए में हीट का ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि इन दोनों में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कि ना तो ए से बी में कोई हीट जा रही है, ना तो बी से ए में कोई हीट जा रही है, मतलब इनमें हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है मतलब इनके वॉल्यूम और प्रेशर चेंज नहीं होंगे, और वॉल्यूम और प्रेशर चेंज नहीं होंगे, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। इसका मतलब ए और बी भी एक दूसरे के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला, और वो जो कंक्लूजन है उस कंक्लूजन को ही क्या नाम दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कंक्लूजन निकला कि अगर ये दो सिस्टम, ये सिस्टम ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम बी सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तभी तो हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ, तभी तो इनकी वॉल्यूम और प्रेशर चेंज नहीं हुए। क्योंकि अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होते, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होते, तो इनकी हीट और इनकी हीट का ट्रांसफर होता है और इनके वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होते। तो एक बात हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि दोनों के वॉल्यूम सेम हो जाए, दोनों के प्रेशर सेम हो जाए, ये मतलब है क्या, नहीं। देखो इसका वॉल्यूम क्या है, वी ए डैश, चेंज होकर वॉल्यूम कितना हुआ, वी ए डैश। इसका वॉल्यूम चेंज होकर कितना हुआ, वी सी डैश। इसका वॉल्यूम चेंज होकर कितना हुआ, वी बी डैश। क्या सभी के वॉल्यूम सेम हो गए, नहीं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि सभी के वॉल्यूम सेम हो जाएंगे, सभी के वॉल्यूम, सभी के जो प्रेशर सेम हो जाएंगे, ये मतलब नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इनकी इन वेरिएबल्स को चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये वेरिएबल्स चेंज होना बंद कर देंगे, जब ये वेरिएबल्स चेंज होना बंद कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम एक दूसरे के साथ क्या आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो जीरोथ लॉ क्या है कि अगर दो सिस्टम्स हैं वो किसी थर्ड सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए से सी में या सी से ए में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इनकी वॉल्यूम प्रेशर चेंज नहीं हो रहे। बी भी किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, सी के साथ, कि एक बी से सी में या सी से बी में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, इनका एक दूसरे के साथ कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो ए और बी भी एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा शुरुआत में क्या दी हमने, यहाँ पर कंडक्टिंग वॉल ली, कंडक्टिंग वॉल की वजह से शुरुआत में वॉल्यूम प्रेशर चेंज होगा, इन दोनों के बीच में वॉल्यूम प्रेशर चेंज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होना बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ए और सी एक दूसरे के साथ किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ए और सी दोनों एक दूसरे के साथ इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में। बी और सी के बीच में भी वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होना बंद हो गया, तो हम बोलेंगे कि बी और सी भी एक दूसरे के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। फिर हमने वॉल्स को चेंज किया, तो यहाँ पर लगा दी कंडक्टिंग वॉल, और यहाँ क्या लगा, यहाँ पर कंडक्टिंग वॉल की जगह एडियाबेटिक वॉल लगा दी, और यहाँ एडियाबेटिक की जगह कौन सी वॉल लगा दी, कंडक्टिंग वॉल। तो इन दोनों, ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो हीट का ट्रांसफर होना था, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होना था। लेकिन देखा ये गया कि इस यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज नहीं हुआ। और अगर वॉल्यूम और प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ये दोनों, कि कोई एक तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दूसरा अगर तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो पहला और दूसरा भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यही जीरोथ लॉ है। अब जीरोथ लॉ किसने दिया था, R.H. फॉलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1931 में दिया था। इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ चुका था,
इसलिए इस लॉ को क्या नाम दे दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड लॉ में जो बताया था उससे पहले वाली बात कर रहा था। तो उससे पहले वाली बात करने के लिए 1 और 2 का नाम दे दिया था, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आया कि भाई ऐसा क्या है कि भाई वॉल्यूम और प्रेशर तो चेंज हुए नहीं, इनके वॉल्यूम और प्रेशर तो चेंज हुए नहीं, तो ऐसा क्या हुआ कि इनमें हीट का ट्रांसफर होना बंद हो गया और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया टेम्परेचर का। किसका कॉन्सेप्ट आया, टेम्परेचर। ये वहीं से किसका कॉन्सेप्ट आया कि टेम्परेचर का, कि भाई वॉल्यूम और प्रेशर तो इक्वल हुए नहीं, वॉल्यूम और प्रेशर तो इक्वल हुए नहीं, तो ऐसा क्या इन दोनों में इक्वल हो गया कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया टेम्परेचर का, कि इनमें क्या इक्वल हो गया, टेम्परेचर इक्वल हो गया। इन तीनों में क्या इक्वल हो गया, टेम्परेचर इक्वल हो गया, और टेम्परेचर इक्वल होने की वजह से हीट का ट्रांसफर होना बंद हो गया। मतलब अगर सी का टेम्परेचर है Tc, ए का टेम्परेचर है Ta और बी का टेम्परेचर है अगर Tb, तो अगर जो Ta है वो इक्वल है किसके, Tc के, मतलब दोनों के टेम्परेचर इक्वल, ए और सी के। अगर Tb का टेम्परेचर Tc के टेम्परेचर के इक्वल है, तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसका मतलब Ta और Tb का टेम्परेचर भी क्या होगा, इक्वल। यही है, यहीं से इसका कॉन्सेप्ट आया, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया कि अगर पहला और तीसरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, दूसरा और तीसरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, तो पहले और दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर भी सेम रहेगा। तो यहीं से किसका कॉन्सेप्ट आया, टेम्परेचर का, कि ऐसे क्या कौन सी चीज़ इनमें इक्वल हुई कि इनमें टेम्परेचर इक्वल हो गए, जिससे हीट का ट्रांसफर रुक गया, जिससे इनके वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होना बंद हो गए, और हमने कहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। अब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में हम बोलते हैं जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कैसे पता चला कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो तुमने कहा कि थर्मामीटर से मेजर कर लिया। तो थर्मामीटर ने इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ही क्यों बताया, 60 क्यों नहीं बताया, 70 क्यों नहीं बताया। तो टेम्परेचर की न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने कैसे डिफाइन किया, कि कैसे हमने डिफाइन किया कि इसको 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोलेंगे, इसको 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोलेंगे, इसको 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोलेंगे। उसको कैसे डिफाइन किया, टेम्परेचर की स्केल को हमने कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे डिफाइन किया, इन दो चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय।